स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। आज हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं फाइनल टर्म की MTH 501 की। तो मिड टर्म्स जो हैं वो आपके अब ख़त्म हो चुके हैं। फाइनल टर्म्स के बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम अब फाइनल टर्म की तैयारी करवा दें। बच्चे थोड़ा सा इस चीज़ को लेके परेशान थे क्योंकि फ़ाइनल की जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी हुई है। तो पहली बात यही है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेके कि फाइनल टर्म है, थोड़े दिन है, ये है वो है। अगर आप तैयारी करने बैठे तो 1-2 घंटे के बाद भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप 1-2 घंटा ही लगाएं और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देते हैं उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मिड टर्म का जो है आपका पेपर, बहुत से बच्चों के ये भी मैसेजेस आए कि मैम जो है ना हमारे कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे, तो आप फाइनल टर्म्स की जो वीडियो हैं वो जल्दी अपलोड कर लें। तो मैंने कोशिश की कि आपके फाइनल टर्म में 501 ही सब्जेक्ट नहीं बल्कि और भी बहुत से सब्जेक्ट जो हैं ना वो मैं फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाऊँगी। अगर आप सभी स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप जितने ज़्यादा किसी भी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करेंगे कि मैम हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, इस चीज़ की जो है ना वो तैयारी करनी है फाइनल टर्म की, तो मैं उतना ही मैं उस चीज़ से ज़रा मोटिवेट हो जाऊंगी कि जी मुझे देखने वाले बच्चे ही चाहते हैं इस सब्जेक्ट की वीडियोस हों, तो मैं इंशाल्लाह उस सब्जेक्ट पे काम करूं और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस और आपका बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी करवा सकूं। लेक्चर नंबर 23 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हमारे MCQs आ जाते हैं। MCQs को देखें तो आ जाता है सबसे पहले कि कह रहा है आप इसमें से बताएं कि आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन जो है वो कौन सी है। तो हम उसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि हमने मिड टर्म में भी यही चीज़ की थी अभी कि लीनियर्स वो होते हैं जिसमें हमारे किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है। नॉन लीनियर वो होते हैं जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 2 हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने मिड टर्म में क्लियर कर लिया, लेकिन मैंने फिर रिपीट कर दिया जो बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हुई उनका जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है इसमें नॉन लीनियर कौन से होंगे। आपने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन जो है आपके पास उसमें 3 वेरिएबल हैं x1, x2, x3, लेकिन इनकी पावर जो है वो 1 है। दूसरा देखा समझा ये तो लीनियर हो गई। अब दूसरी देखिए इक्वेशन आपके पास क्या है 1, 2 वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों की जो है पावर है वो है 1 हमने समझा ये भी हमारी लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है। तीसरा देखा इसमें भी 3 वेरिएबल हैं लेकिन तीनों की पावर जो है वो 1 है, ये भी लीनियर हो गई। हम समझेंगे कि ये भी हमारा जो है वो सही नहीं है। उससे आगे आ जाते हैं, जैसे कहते हैं डी वाले ऑप्शन में हमारे 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। हमने कहा था कि जब भी 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होगा, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। देखिए 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आया, हमने दोनों को क्या किया आपस में मल्टीप्लाई किया तो इनके पावर ऐड हो गए, तो मतलब वेरिएबल की पावर जो है वो 2 हो गई। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो है करेक्ट है। उससे आगे आ जाते हैं MCQ नंबर 2 पे, जिसमें कह रहा है कि आपके पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है, आप इसमें से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बताएं, जबकि आपको एक इक्वेशंस मैट्रिक्स जो है वो उसने दे दिया हुआ है। हमने मैट्रिक्स बनाना सीखा था मिड टर्म में ही, तो आप उसी को देख लें कि आप समझे कि ये अगर मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो ये हमारे पास x1 है, यहाँ x2 है और ये x3 है। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट जो है वो याद रखना है। अब देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशंस को कौन लाई करता है। अब ये एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो ये वाली चीज़ का मैट्रिक्स बनेगा, बल्कि ये जो दूसरी साइड पर रह जाती है इसको हम मैट्रिक्स में इंक्लूड नहीं करते। हम बस इन्हीं चीज़ों का देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनता है। आपने देख लिया इसमें 3 वेरिएबल थे x1, x2 और x3। अब इसी को जहन में रखते हुए हम अब एक मैट्रिक्स देखेंगे कि इसमें से सही कौन सा होगा। आप देखिए इक्वेशन नंबर में x1 जो है वो क्या है 1, 2 जो है वो 3 है और फिर 1, 1 3 1, मतलब ये इक्वेशन जो मैट्रिक्स में है वो लाई कर गई है। अब उससे आगे आ जाते हैं, अब इसमें 1 नहीं है तो मतलब 1 की जगह आप 0 लगा लें, 2 की जगह क्या है 2 के साथ 1 है और 3 के साथ 8 है, ये भी ठीक हो गया। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरी इक्वेशन 4 - 3 5, 4 - 3 5। हमने देखा कि हमारा ए वाला ऑप्शन ही
ठीक है, तो हम उससे आगे जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, समझे। दूसरे ऑप्शन सारे आपके गलत हैं। अब उससे आगे आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपको कह रहा है एक सॉल्यूशन उसने दिया हुआ है, कह रहा है आपने एक लीनियर सिस्टम आपको मैं दे रहा हूँ, आपने ये वाली चीज़ें उसके अंदर पुट करनी है और बताना है कि ये वाकई ही सिस्टम जो है हमारा लीनियर है या नहीं है। अब आप याद रखें कि आपको उसने इक्वेशनें दी हैं और उसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1, x2 और x3, ठीक है। अब जो उसने सॉल्यूशन दिया है आप समझेंगे कि यहाँ वेरिएबल ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। आपने इन तीनों की वैल्यूज़ को हर एक इक्वेशन में लगाना है। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस इक्वेशन को लेते हैं, इस साइड पे भी 3 आ जाए इन दोनों में पुट करने के बाद, और इसकी राइट साइड पे भी 3 है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो समझेंगे कि ये इक्वेशन लाइक कर रही है लीनियर सिस्टम में। अगर नहीं होते तो हम कहेंगे कि ये जो है वो लाइक नहीं करती। हमने इन तीनों वैल्यूज़ को लिया। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि हमारे पास x1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है। x1, x2 और x3 ये जो मैं पहले आपको बता के आ रही हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पकड़ा, ठीक है। उसके अंदर x1 की जगह -2 लगाया, 2 की जगह 7 और 3 की जगह -2 लगाया, इज इक्वल टू 3। अब इन तीनों को हमने प्लस माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। आपने देखा कि आपके दोनों आंसर जो है ना वो इक्वल की दोनों साइडें जो है वो सेम आ गई। हमने कहा कि ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है, ये लीनियर सिस्टम से लाई कर रही है। अब इसी तरह मैंने इक्वेशन नंबर 2 में भी और 3 में भी जो है ना वो पुट की थी, लेकिन आंसर जो है वो मेरे सेम आ गए थे। अब बाय मिस्टेक जो है वो मैंने इसको रेडी करते हुए रेड मार्कर यूज़ किया, जिसका जो है ना वो कलर बैक साइड पे भी मुझे आइडिया नहीं था कोई इस तरह का हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा आपको इशू होगा कि नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से। लेकिन आप जो है जब प्रैक्टिस करेंगे तब देख लीजिएगा कि मेरे आंसर जो थे तीनों के तीनों सेम आए थे। तो मतलब ये तीनों ही इक्वेशन जो है वो ट्रू थी, मतलब तीनों ही लीनियर सिस्टम को लाई कर रही थी। तो मैंने उसको रीज़न बता दी कि जो आपने मुझे एक सॉल्यूशन दिया था मैंने उसी को अपनी इक्वेशंस में पुट किया, लेकिन उसके बाद जो मेरा आंसर है वो सारे इक्वल आए। तो मैंने कह दिया कि ये जो हमारी इक्वेशन जो दी हुई हैं वो लीनियर सिस्टम को लाई कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। उसी से आगे आ जाते हैं। कह रहा है आपने एक लीनियर इक्वेशन मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है जबकि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी भी सिखाई थी मिड टर्म में, लेकिन फिर से कर देते हैं। समझ लें आप वेरिएबल खुद से लेट करते हैं, चाहे आप x1 लेट कर लें, चाहे x y z लेट कर लें, इसमें कोई मसला नहीं होगा, ये आप पे डिपेंड करते हैं। कहता है हमने समझा ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं और ये इक्वल की दूसरी साइड के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, दूसरी साइड के नंबर्स हैं। मैंने कहा यहाँ x1, x2 और x3 जो मैंने वेरिएबल लेट किए खुद से, ठीक है। आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप x y z तीनों या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इसमें। आप देखें कि आप जब इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे तो कहेंगे कि x1 जो है वो 2 है, x2 के साथ जो है वो हम लगाएंगे 3 और x3 के साथ जो है हम लगाएंगे 4 और इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा 5। अब इसी तरह मैंने दूसरी इक्वेशन भी बनाई, ठीक है, इसी तरह मैंने तीसरी इक्वेशन भी बनाई। अब बात आ जाती है कि ये इक्वेशन में तो सारे ही ठीक थे, मैंने लगा दी कि ये इक्वेशन जो है इसमें x1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ये वाली इक्वेशन भी ठीक थी क्योंकि इसमें भी तीनों वेरिएबल थे। अब बात आ जाती है तीसरी इक्वेशन की जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल 0 0 थे, तो हम उसको एक इक्वेशन ही बता रहे हैं ना, कहेंगे कि ये वाली चीज़ है लेकिन ये सारी 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने एक फ़ाइनल इक्वेशन इसकी बना दी कि इसमें x1 है, बाकी जो है वो दोनों 0 हैं, 2 और 3। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको एक सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, तो आप उसको सॉल्व करें और बताएं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का एक कंसेप्ट जो है वो आप याद रखिएगा कि आपकी इस साइड पे 1 1 आना चाहिए, ठीक है। आप मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ लेके आएंगे 1 1, ठीक है, और यहाँ आपका 0 0 आना चाहिए।
अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 1 1 आ जाता है और यहाँ 0 आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे कि आपका जो मैट्रिक्स है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। और मैट्रिक्स अगर आपका 3/4 का है या 3/3 का है, आप दोनों में एक ही जो है वो रूल से काम करेंगे। अब कहते हैं बाय चांस अगर मैंने यहाँ 1 ले आई, यहाँ 1 ले आई और इधर मैंने 0 0 कर लिए, ये भी 0 हो गया। जब मैंने इसको 0 बना रही हूँ या इसको 0 बना रही हूँ तो मेरा ये वाली रो जो है वो सारी 0 हो जाए, तो मैं कहूँगी कि आपके पास 2 वेरिएबल्स की जो वैल्यू जो है वो तो आ रही हैं, लेकिन तीसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी, तो मैं कहूँगी कि ये हमारा सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। सिंपल सी बात आप याद रखेंगे कि अगर ये वाली चीज़ 0 हो जाती है, आप इनकंसिस्टेंट है, मतलब आपका सिस्टम जो है वो या मैट्रिक्स इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्व पूरा हो जाता है, यहाँ 1 1 आ जाता है, ये चीज़ 0 रहती है, तो आप कहेंगे ये कंसिस्टेंट है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट जो है ना वो आपने याद रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने इसी इक्वेशंस के बनाया मैट्रिक्स फॉर्म में, ये अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया है कि आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनाना है। उससे आगे आ जाता है, मैंने इसके नीचे 0 लेके आना था, वो ऑलरेडी 0 है। यहाँ क्या लेके आना था, यहाँ भी 0 लेके आना था। ये 0 बनाने के लिए मैंने अपनी रो 1 को किसके साथ दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। और 3 देखें जैसे ये है, ये मैंने लिख लिया, जैसे -3 9 7 5, ये रो 3 है हमारे, ये मैंने ऑलरेडी पहले लिख ली हुई। अब कहते हैं मैंने इसको किया 3 के साथ 3 1 ज़ा 3 और इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ करूँगी 3 के साथ तो 3 2 ज़ा 6 और इसमें ऐड कर दिया। अब ऐड हम रो 3 में कर रहे हैं, ठीक है, और रो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करके। अब इसको देंगे तो -9 हो जाएगा, -9 प्लस माइनस होगा तो वो -9 आ जाएगा, ठीक है। इसको दूंगी तो ये 0 है, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी 0, लेकिन फिर भी ऐड मैंने कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास फाइनल जो है वो रो ये वाली आ गई, ठीक है। अब कह रहा है मेरी ये चीज़ 1 होनी चाहिए। अगली चीज़ तो ये थी कि इसके नीचे तो 0 0 हो गए, लेकिन ये अब क्या होनी चाहिए, 1। मैंने -2 के ऊपर रो 2 को जो है वो डिवाइड किया। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये तो 1 आ गई, ये 2 आ गई, ये -7/2, तो मैंने इसको वैसे ही लिख लिया। अब कह रहा है इसके इस 1 के नीचे भी 0 होना चाहिए। इस यहाँ 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया कि अपनी रो 2 को जो है वो -15 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर उसी को जो आंसर होगा रो 3 में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे रो 3 तो हमारी -15 -2 5 थी ना। अब मैंने क्या कि इसको -15 के साथ दिया तो इधर ऐड कर लिया। इसको दूंगी -15 के साथ -30 हो गया, प्लस माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। इसको दिया -15 के साथ। आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना है क्योंकि मैंने इसको आगे से डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा आपका भी आंसर, ठीक है। अब मैंने इनको फिर सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस किया, तो मेरा जो फाइनल रो थी वो ये बन गई। अब उससे आगे आ जाते हैं, हमारी ये तो 1 1 हो गई, ये भी 0, ये भी 0 आ गया। अब यहाँ भी आपका क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। मैंने 1 लाने के लिए रो 3 को -32 के ऊपर डिवाइड कर दिया, -32 पे डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड कर दिया। अब कटिंग तो हो नहीं रही थी, मैंने क्या किया, प्लस माइनस माइनस यहाँ आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। इसको ऊपर करेंगे तो वो 79 वैसे ही रहेगा। अब देखिए कि आपके पास ये वाली चीज़ 1 1 हो गई, ये वाली चीज़ 0 आ गई, ठीक है। तो मतलब इसके बाद भी आपके पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे यहाँ x1, यहाँ x2 और यहाँ x3, मतलब तीनों ही रोज़ आपको वैल्यूज़ दे रही हैं आपके तीनों वेरिएबल्स की, ठीक है। तो आप कहेंगे कि हमारी जो अब हम इक्वेशंस बना लेते हैं, जैसे हमारी रो 1 से लेते हैं तो इक्वेशन बनाए, ये हो गया x1, इसके साथ 2 है तो ये x2 के साथ 2 आ गया, -3 और इधर क्या है, कौन सा वेरिएबल रखा था, x3, ठीक है। अब ये वेरिएबल आप खुद से कंसीडर करते हैं, या तो x y z भी कर सकते हैं, या x1 x2 x3 भी कर सकते हैं। अब कहते हैं इसको मैंने सॉल्व किया तो ये वाली ये जो है वो इक्वेशन बन गई, इसके इक्वल की दूसरी साइड पे 0 था, यहाँ आ जाएगा x2 2 x3, मतलब 1 0 है, ठीक है। इसको मैंने नहीं लिखा इसके अंदर। अब यहाँ 1 भी 0 है, 2 भी 0 है और x3 जो है वो इक्वल किसके आ गया, -79/64।
अब कहते हैं हमारी तीनों ही रोज़ तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। हमारा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें वो आपको कह रहा है कि आपने एक बी वेक्टर जो है ना वो फाइंड करके मुझे देना है, बल्कि आपको उसने स्पैन के अकॉर्डिंग जो है वो सेट दिया हुआ है। अब बेसिकली चीज़ आ जाती है सबसे पहले स्पैन क्या होता है, ठीक है। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर स्पेस ली है जिसके अंदर वेक्टर स्पेस ली है, समझिए ये वाली चीज़, ये जो एरिया है वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। कहते हैं वेक्टर स्पेस का ओरिजिन कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता, ठीक है। ये नॉन एम्प्टी सेट होता है, मतलब वेक्टर स्पेस के ओरिजिन के अंदर एक सेट लाई करता है, ठीक है। आप समझिए कि उस सेट के दो मेंबर्स हैं, जैसे A1 A2। अब ये दो मेंबर्स जो है ना इसी वेक्टर स्पेस के साथ एक लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। अब देखें आपके सेट के अंदर अगर दो मेंबर्स हैं तो वो दो ही मेंबर्स के साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। हमने ये लेट कर लिया कि जो हमारा सेट है वो A1 A2 है, और जो स्पेस के अंदर लाई कर रहे हैं वेक्टर वो है C1 और C2, ठीक है। तो ये चीज़ सेट है और ये वाला उसका जो है वो सबसेट है। समझ आ गई होगी कि ये चीज़ आपका सेट है और ये जो बाहर वाला एरिया है वो क्या है, इसका सबसेट। अब सेट के मेंबर सबसेट के मेंबर के साथ लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे और हम उसको रखेंगे अपने वेक्टर के इक्वल, ठीक है। अब आ जाता है कि आपको पता है ये अननोन है, ठीक है। सेट के मेंबर्स को हम जानते हैं, लेकिन जो सबसेट के वो ले रहा है मेंबर्स को जिनके साथ वो लीनियर कम्बिनेशन बना रहा है, उसको हमने फाइंड करना है। बेसिकली स्पैन में हम क्या करते हैं, ये जो सबसेट के साथ वो लीनियर कम्बिनेशन बनाता है वो वाले मेंबर्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। बाकी सेट की वैल्यू का भी आपको पता होता है और वेक्टर जो है इस साइड पे इक्वल की साइड पे इसका भी आपको पता है। अब यहाँ से यहाँ वाला एरिया आपके पास लीनियर कम्बिनेशन आ गया। अब ये बी जो है वो एक वेक्टर है। अब यहाँ A1 और A2 आपको पता है सेट के मेंबर हैं। C1 और C2 जो अननोन स्केलर है जिसकी हमने स्पैन के अंदर वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ये चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्मूला वही हम लोगों ने लिखा, ठीक है। अब A1 की जगह उसका कॉलम मैट्रिक्स लिख लिया, A2 की जगह जो हमारे पास गिवन था वो वाला हमने कॉलम मैट्रिक्स लिख लिया, B जो हमारे पास गिवन था वो लिख लिया। अब कह रहा है आपके पास जो फाइंड करने वाले दो मेंबर्स हैं जिसमें C1 और C2 जो स्केलर वेक्टर्स थे, ठीक है। कहते हैं ये हमने फाइंड करने हैं। मैंने इनका एक मैट्रिक्स बना लिया इन दोनों का और इनको अलग कर दिया, ठीक है। अब फाइनल मैंने एक और मैट्रिक्स बना लिया ताकि मैं ना इसमें से वैल्यूज़ को इजीली फाइंड कर सकूं। मैंने इन तीनों कॉलम्स को कंबाइन किया और एक फाइनल मैट्रिक्स बना लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मैं C1 और C2 की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करूँगी। अब यहाँ से आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इक्वेशंस के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब उससे आगे आ जाते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक रो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करके इसमें C1 और C2 की वैल्यूज़ को निकालूंगे। तो रो ऑपरेशन का जो फर्स्ट रूल होता है कि हमारे यहाँ 1 आना चाहिए, तो मैंने अपने रोज़ को चेंज किया, मतलब रो 1 को, ठीक है, ये रो 1 है और ये वाली चीज़ हमारे पास रो 2 है। तो मैंने इन दोनों की जो है ना वो जगह चेंज की है कि इन दोनों रो 2 को रो 1 की जगह ले गई और रो 1 को जो है वो रो 2 की जगह ले आई। तो मैंने ये दोनों जो है वो चेंज कर ली, मतलब ये ऊपर नीचे हो गए। जैसे 3 था, यहाँ 1 था, ये ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, ये भी ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया, -3 जो है वो नीचे आ गया। अब मैट्रिक्स मेरा ये बन गया। अब कह रहा है मेरी पहली जो थी आइडेंटिटी वो ये थी कि यहाँ 1 आना चाहिए। अभी ये अभी भी -1 है, तो मैंने अपनी पूरी रो 1 को -1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने की वजह से वो ये प्लस हो गया, ये 5 आ गया, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा दूसरा काम ये होता था कि मैंने यहाँ 0 लेके आना है। यहाँ 0 लाने के लिए मैंने क्या किया कि रो 2 में से रो 1 को माइनस किया, लेकिन रो 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, इतना डायरेक्ट नहीं है कि आपको समझ ना आए। मैंने रो 1 को रो 2 को सारे मेंबर्स को वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब रो 1 को क्या किया, -3 के साथ दिया,
तो 1 और -3 आ जाएगा। 5 और -3 -15, और यहाँ पहले 3 था, ये -5 और -3 कितने हो जाएंगे, +15। अब इसको मैंने प्लस माइनस करने के बाद हमारी एक फाइनल रो ये वाली बन गई है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये बाकी बच गया -13 और यहाँ 12, ठीक है। अब सॉरी, ये थोड़ा मैंने आगे अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ तो 0 आ गया, मेरा अगला काम था यहाँ भी 0 लेके आना। यहाँ 0 लाने के लिए मैंने फिर से क्या किया, रो 3 से रो 1 को माइनस किया, लेकिन रो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर मैंने इसको -2 के साथ दिया, इसमें से किया, इसको दूंगी तो -10 हो जाएगा, इसको दूंगी तो +10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐड कर दिया है। अब इनको मैंने प्लस माइनस करने के बाद, मेरे सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से एक नई रो बन गई है। यहाँ 0 आ गए, इन दोनों का ऐड हो गए, लेकिन साइन माइनस का आएगा, -18, ये ऐड हुए तो 12 आ गया। अब मेरा अगला काम होता है यहाँ यहाँ 1 लेके आना है। ये देखिए, अगर यहाँ -13 है, इसको मैं किस पे डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा, तो -13 के ऊपर मैंने रो 2 को जो है वो डिवाइड कर दिया है, पूरी रो 2 को डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि जो है वो -13 आ जाए। अब सिंप्लीफाई करने के बाद आप ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा कि ये वाला पोर्शन एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसी का अगला एक पोर्शन है ये वाला, जो अब हम लोग करने लगे हैं। अब आप देखिए, यहाँ 1 आ गया, ये तो वैसे डिवाइड हो रहा था, मैंने इसको पॉइंट्स पे नहीं लिखा, मैंने वैसे लिख दिया। आप पॉइंट्स पे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब उससे आगे आ जाता है हमारा अगला पॉइंट होता है कि यहाँ उसके नीचे भी 0 लेके आना है। 0 लाने के लिए मैंने एक फिर से रो ऑपरेशन लगाया है कि रो 2 को मैंने +18 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 18 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मैंने रो 3 में ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर जो है वो ये चीज़ भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। अब देखें, आपके पास रो 3 जो है वो पूरी ख़त्म हो गई, मतलब सारे 0 हो गए। अब मैंने इनकी इक्वेशन बना ली। जैसे मुझे पता था, मेरे पास जो वेरिएबल थे वो C1 और C2 ही थे, ठीक है, और ये वाला इक्वल की दूसरी साइड थी, ये वाला पोर्शन जो था। अब क्या आ जाते हैं, C1 जो है 1 है, C2 के साथ 5 आ जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे -5। यहाँ C1 0 है, यहाँ C2 है, इज इक्वल टू -12/13। अब मैंने इसी C2 की वैल्यूज़ को पकड़ा और अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। जहाँ C2 था उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ लगाई। ये इसके साथ क्या हो जाए, प्लस माइनस माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा। ये यहाँ माइनस का है, यहाँ आगे प्लस का हो गया। जब ये प्लस का होगा तो मैंने इनका एलसीएम लिया, 13 आ गया। यहाँ इसके नीचे जो है वो 13 नहीं था, तो मैंने ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो -65 + 60/13 आ गया। दोनों को माइनस किया, आंसर आया -5/13। कहता है अब मुझे बी चाहिए था, बी प्लेन में, ठीक है। तो बी जो है वो इक्वल था हमारे पास C1 और C2 का कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। यही चीज़ हम अपने क्वेश्चन के शुरू में करके देख के आए थे। अब जहाँ C1 था उसकी जगह मैंने लगा दिया जहाँ C1 था, ठीक है, वहाँ मैंने लगाया -5/13, ठीक है, और जहाँ C2 था वहाँ आ गया -12/13। ये वीडियो मैंने कोशिश करनी थी 34 लेक्चर्स तक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इस तरह। तो जो है वो कवर करेंगे 20 टाइम, तो 34 तक, ठीक है। तो इसमें हमारे शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs तीनों हैं। जिन बच्चों ने अभी इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो पहले पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, ताकि आपको जो पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर ही आप पार्ट नंबर 2 को अच्छे से समझ सकेंगे। और इसी के साथ जो है ना हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल MCQs देख लेते हैं। आपको कह रहा है कि आपको 2 बेसिस दी गई हैं, आपने उन बेस की बिना पर आपने एक वैल्यू बतानी है x की b की बेस पे, ठीक है। आपको उसने एक वैल्यूज़ दी हुई हैं इक्वेशंस बना के। कह रहा है आपके पास ये है b की बेस पे और ये है c की बेस पे। इसमें वेरिएबल c वाले हैं, इसमें है b वाले, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है b1 और b2, इधर दिया हुआ है c1 और c2, ठीक है। अब कह रहा है आपने x को बताना है b की बेस पे, ठीक है। तो हमें पता है कि हम ये वाले को देखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, जो वैल्यूज़ बताएंगे। आप देखिए कि इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, जिसे b1 के साथ है 3 और b2 के साथ है
-2। तो हमारा जो एक काला मैट्रिक्स बनेगा वो 3 और -2 का बनेगा। अभी इसमें से देख लेते हैं 3 और -2, ये फर्स्ट वाला ही आपका ठीक है। अब उससे आगे आ जाते हैं। हमारा सेकंड MCQs है, कह रहा है कि आपके पास अगर 4 आइगन वैल्यू हो ए की और x उसका क्रॉसपोंडिंग जो है आइगन वेक्टर है, तो आप बताएं कि हमारे पास ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम इसी को ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम लोग आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला है AX = λx। ठीक है, अब हमने निकालना है ए स्क्वायर, यहाँ हमारे पास ए है तो हमने ए को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और साथ x, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें आपके पास ये दो चीज़ें अभी आप पढ़ के आए हैं AX = λx, इनकी वैल्यू हमने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, AX को और लैम्डा को बाहर निकाल दिया। अब जहाँ AX था उसकी जगह मैंने फिर से लगा सकती हूँ λx। मैंने क्या किया, जहाँ AX था उसकी जगह लगा दिया λx। अब ये लैम्डा और ये लैम्डा दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और साथ x आ जाएगा। कहते हैं इक्वल की साइड पे है a स्क्वायर x और x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ रह जाएगा a स्क्वायर। अब बात आ जाती है, हमें उसने दी हुई थी एक वैल्यू, आप यहाँ देखिए, यहाँ दी हुई है आइगन वैल्यू a की। आपने याद रखना है आइगन वैल्यू को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं जो इक्वल होगी 4 के। ठीक है, अब हम जहाँ लैम्डा होगा उसकी जगह क्या लगाएंगे 4, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर लेंगे तो हमारा आंसर क्या है 16। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी आइगन वैल्यू ए स्क्वायर का है वो क्या है, वो किसके इक्वल है 16 के। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा सी वाला 16। अब उससे आगे आ जाते हैं, कह रहा है आपने मुझे बताना है कि आइगन वेक्टर क्या है जबकि आपको आइगन वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले आइगन वैल्यू निकालना सीखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है आपको आइगन वैल्यू दी है लेकिन आप मुझे आइगन वेक्टर निकालना सिखाए, मुझे आप बताएं कैसे निकालेंगे इसको। तो आपने उसका एक सबसे पहले फार्मूला याद रखना है। आप किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो सबसे पहले आपको मेन चीज़ उसका पता होना चाहिए कि उसका फार्मूला क्या है, वो कैसे सॉल्व होगा। हम देखते हैं कि आइगन वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है, वो उसका फार्मूला है a - λI। ठीक है, और इंटू v। अब ये वाला v बेसिकली आपने आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये ही आपने निकालना होता है। a आपके पास गिवन होता है, लैम्डा जो आपके पास कांस्टेंट होता है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ आपको पता होती हैं। अगर 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो आप उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लगाएंगे 1 0 0 1। ठीक है, अगर 3x3 का है तो आप 3x3 के लिए लगाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आपको ये वाला कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ आ जाती है कि आइगन वैल्यू हमने आइगन वेक्टर्स किस तरह के निकालेंगे। आइगन वेक्टर्स बेसिकली कॉलम्स की शेप में होते हैं। अगर आपका 2x2 का मैट्रिक्स है तो आपके 2 आइगन वेक्टर निकलेंगे कॉलम की शेप में। ठीक है, अगर आपका 3x3 का है तो उसमें 3 आइगन वेक्टर्स निकलेंगे कॉलम की शेप में। ठीक है, आप यहाँ v1 v2 v3 भी लेट कर सकते हैं, x1 x2 x3 भी लेट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब इससे आगे आ जाते हैं, हमें उसी फार्मूले को लगाते हैं। कहते हैं हमने अभी देखा था कि a हमारे पास गिवन है, अभी क्वेश्चन में ये वाली चीज़ जो है वो a है। ठीक है, लैम्डा -4 आपके पास आइगन वैल्यू। अब आगे आ जाता है, अपनी इसी चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं। ये वाली को a की जगह हमने वो वाला मैट्रिक्स लगा दिया माइनस, अब लैम्डा की जगह क्या लगाएंगे -4, और आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताया था कि आप देखिए कि आपका ये वाला मैट्रिक्स क्या है 2x2 का, तो आप यहाँ आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स लगाएंगे वो भी 2x2 का होना चाहिए। तो मैंने 2x2 का लगाया 1 0 0 1। अब ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, +4, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसे। उसे आगे आ जाते हैं, मैंने इन दोनों को अब यहाँ 4 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 1 = 4, यहाँ 0, ये इससे भी देंगे, यहाँ भी 0, यहाँ आ जाएगा 4। अब इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया है 14 7 -4 और -6। ठीक है, अब कह रहा है
मैंने इसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स लगा लिया। अब देखिए ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो आपके पास आइगन वेक्टर भी 2 ही होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ लेट कर लिया V1 और V2। अब इक्वल की दूसरी साइड पे 0 है, ठीक है। अगर ये 2/2 का है तो यहाँ भी 2 0 आ जाएंगे कॉलम मैट्रिक्स में। अब मैंने इनका एक फाइनल मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, ठीक है। अब यहाँ रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। सबसे पहली बात हमने देखा था जब रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ आपका 1 आना चाहिए। यहाँ 1 लाने के लिए उससे पहले मैंने इसको 7 पे डिवाइड किया अपने रो नंबर 1 को, ठीक है। इसको 7 पे डिवाइड किया तो ये से कटिंग होके 2 आ गया, ये से कटिंग होगा तो 1 आ जाएगा, ये 0 वैसे का वैसे। अब उससे आगे चलते हैं, हमने इसको अभी 1 बनाना है, वो हमारा काम अभी बाकी है, उसे आगे देख लेते हैं। 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, सॉरी 1 नहीं, अब हम इसके नीचे पहले 0 बना लेते हैं, फिर ऊपर वाला देखते हैं। तो हमने क्या किया कि रो नंबर 2 में ऐड किया रो नंबर 1 को, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये जब 2 के साथ होगा तो 4 हो जाएगा, ये 2 के साथ होगा तो 2 1 2 और इसमें ऐड हो जाएगा, और ये 0 का 0 वैसे ही आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा कि क्योंकि फ़ायदा नहीं है इसका। ये चीज़ 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। अब हम इनकी बना लेते हैं इक्वेशंस, ठीक है। मैंने इक्वेशन बनाई, मुझे पता है कि मेरे पास ये V1 है, ये V2 है और ये इक्वल की दूसरी साइड पे है। तो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाई 2V1 और यहाँ आ जाएगा 1V2 और 0। अब देखिए क्या आप यहाँ से V2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इधर प्लस का है और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया। अब आपने कहा कि आपके पास आइगन वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, वही V1 आइगन वेक्टर क्या है, V1 और V2, ठीक है। हमने लेट किया कि V1 जो है वो हमारे पास T है और V2 जो है ना उसी की क्रॉसपोंडिंग हमारे पास। अब एक और चीज़ आप याद रखेंगे आइगन वेक्टर की, कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम पढ़ के आए थे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में, ऐसे कहता है यहाँ जो आपका वेक्टर है ना, जैसे यहाँ 2 2 का है ना, तो ये इधर इसके ही डबल होगा 4, ठीक है। अब इधर से अगर हम कॉमन ले लें 2 को, तो इस साइड पे भी क्या हो जाएगा 2 2 रह जाएगा, और इस साइड पे क्या है 2 और 2। कहता है जब ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये वाली चीज़ हमारे पास आइगन वेक्टर वैल्यू सॉरी और ये आइगन वेक्टर है, ठीक है। अब मैंने क्यों कहा आपको कि हमने लेट क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि V1 जो है वो T है, ठीक है, और V2 जो है वो -2T है, ठीक है। इस वजह से मैंने इधर dt लगाया है। आगे आ जाते हैं आइगन वेक्टर हमारे पास क्या है, हमने कंसीडर किया जो T है वो इक्वल है 1 के, हमारे पास आइगन वैल्यू आ जाएंगी, आइगन वेक्टर आ जाएगा 1 और -2 का। अब उससे आगे मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। उससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपने चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब उसका पहले कंसेप्ट आप देखेंगे कि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या है। कहता है अगर हमारे पास एक P मैट्रिक्स है जिसमें C और 2D है, अब हमने इसका ये वाली चीज़ चेंज करनी होती है। हम D to C कह रहे हैं, आप D to C से चेंज करके मुझे बताएं तो आपका मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। आप देखें ये वाली चीज़ इसके इन्वर्स पे आ गई है ना। हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स फाइंड करने का आपने पहले मेथड पढ़ा है कि हमारे पास अगर ए गिवन मैट्रिक्स होता है जिसमें हम समझ लें ये A है, ये B, ये C और ये D, ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। अब कह रहा है क्योंकि इसमें 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है, इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे कि हमने इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट के ऊपर एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं। ये चीज़ आपने पढ़ी थी कि ये वाला ये पोर्शन आपके पास एडजॉइंट है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपके पास डिटर्मिनेंट है। अब सबसे पहले तो आप ऐसे, इसका भी यही फार्मूला होगा, ठीक है। अगर आपके पास है P D to C फाइंड करना है आप लोगों ने, सॉरी C to D फाइंड करना है आपने इन्वर्स का, तो आपके पास सबसे पहले डिटर्मिनेंट होना चाहिए
ओवर, और ऊपर है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट किसका, PD2C का, और नीचे डिटर्मिनेंट आ जाएगा PC2D का। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने का वही फार्मूला है कि आपके पास अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो आप उसकी जगह क्या लगाएंगे, ये देखिए यहाँ भी मैंने लिखा है अलग करके, इसलिए आपको समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इन्वर्स फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप देखें कि आपके पास अगर ये मैट्रिक्स है 2/2 का मैट्रिक्स, हम ये कहेंगे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट लेने के फार्मूला है AD - BC। तो ये A और ये D दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अब दरमियान में क्या लगा दिया, माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 36, और इनको किया तो मेरे पास आ गया 32। दोनों को माइनस किया और आंसर आ गया 4। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट तो भी आ गया। अब हमने लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट लेने के लिए ये वाले क्वेश्चन, मतलब एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट लेने के लिए इनकी हम जगह चेंज करते हैं, मतलब 4 और 9 की। तो 9 4 की जगह आ जाएगा, 4 9 की जगह चले जाएगा। तो मैंने जगह चेंज कर दी, और इन दोनों का हम करते हैं साइन चेंज। जब साइन चेंज किया, ये दोनों प्लस के थे तो दोनों किसके हो गए, माइनस के हो गए। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं, इसके आगे का मतलब इस 4 को। अब डिटर्मिनेंट लेने के लिए, जो इन्वर्स लेने के लिए जो फार्मूला था हमारे पास, वो था कि 1/AD - BC। तो हमने इसकी जगह जो है वो उसका आंसर लगा दिया 4, और ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब इस डिटर्मिनेंट को आप अपने मैट्रिक्स के हर एक मेंबर के नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ तक भी जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। अच्छा, कह रहा है चेंज द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स B2C, जिसके हमारा मेन फार्मूले आप लोगों को पता है कि हम लोग लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग एक वेक्टर को लेते हैं। जैसे मैंने एक कम्बिनेशन बनाया 11 12 का। ठीक है, ये हमारे पास स्केलर आ गए जिसकी वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है, और ये आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। अब A11 की जगह उसका मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, C1 की जगह उसका मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और C2 की जगह उसका मैट्रिक्स चला गया। अब यहाँ A जो B1 जो है, जो लास्ट पे आपको उसने खुद ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वाला मैट्रिक्स जो है ना वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब बनाएंगे हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए ये वाली और ये वाली चीज़ आपका फर्स्ट जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये वाली सेकंड मैट्रिक्स जो है वो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए -1 और A11 1 और A12 2। ठीक है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और एक फिर से इक्वेशन बना ली थी। चलो वो आगे देखते हैं एक दफ़ा। 4 = A11 3 और 12 7। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया 1, और साथ आ जाएगा A11 और 2 A12 2। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ये फिर से एक फाइनल इक्वेशन बनी थी = A11 + 2A12। अब हमने A11 की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ से उठाया, यहाँ जाके माइनस हो गया, तो हमारी एक इक्वेशन नंबर 3 आ गई। जहाँ A11 है इक्वेशन नंबर 2 में, उसकी जगह हम ये वाली चीज़ लगाएंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 2 जो है ये वाली थी हमारे पास, जहाँ इसमें A11 था उसकी जगह हमने ये वाली चीज़ लगाई। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा -3 -3 2 = 6 A12 + 7 A12। ये दोनों प्लस माइनस हो गए, तो 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 A12 आ जाएगा। आगे आ जाएगा -3, ये इधर माइनस के इधर क्या हो गया प्लस का, तो ये आ जाएगा 7, मतलब A12 की वैल्यू आ गई। अब जो 12 की वैल्यू आई थी उसको मैंने इस इक्वेशन में फिर से पुट किया। ठीक है, आप इसमें कर सकते हैं, 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, किसी में भी करके वैल्यू निकाल सकते हैं A11 के। अब तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को पकड़ा मैंने, इसकी जगह देखें यहाँ -1 -2, अब यहाँ 12 की जगह लगा दिया 7 A11। अब ये 2 7 सा -14 आ जाएगा,
दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा 15। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर, जिसमें हमने आपके पास एक वैल्यूज़ आ गई हैं, दो वैल्यू आई हैं, एक तो 812 की वैल्यू आई है और एक 11 की वैल्यू आई है। मैंने ये क्यों निकाली, ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा दूँ कि मैंने इसलिए निकाला, जब मैं B2C मैट्रिक्स फाइंड करूँगी तो उसके लिए मुझे चाहिए था A11, 21, 12 और 22। ठीक है, इस वजह से मैं 11, 12 की वैल्यू और 21, 22 की वैल्यू निकाल रही हूँ। फाइनल हमारा ये फार्मूला था। अच्छा, उससे आगे आ जाते हैं हम लोग कि हमने अब एक दूसरा वेक्टर था B2, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं और अपने इक्वेशन नंबर 2 को लेने लगे। इसको सॉल्व करेंगे। अब जहाँ C1 होगा उसके मैट्रिक्स लगा देंगे, जहाँ C2 होगा उसका मैट्रिक्स लगा देंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू लगा दी, यहाँ B का मैट्रिक्स लगा दिया। मैंने अभी आपको समझाया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनती है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनेंगी। ठीक है, अब 0 = 21 1 और 22 2। ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई करके एक फाइनल इक्वेशन बना ली। अभी इसी तरह ये भी सेकंड वाली इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 3 = 21 3, मतलब आप 3 पहले लिख लेंगे और 821 बाद में लिख लेंगे। 7 पहले आ जाएगा, 22 बाद में आ जाएगा, 822। ये आपके बन गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको चाहिए सबसे पहले 821 की वैल्यू। आप इसी को देखें, यहाँ 21 है, 821 है, ये इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास एक इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब ये वाली वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके, मतलब 1 में पुट करके या 2 में पुट करके जो है वैल्यू निकालेंगे अब 22 की। अब मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन नंबर 2 को लिया, उसके अंदर जहाँ 821 था उधर पुट कर दिया -2 822। ठीक है, तो मैंने उसकी जगह ये लिखा, यहाँ था 21 तो यहाँ लिख दिया -2 822। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 622 822 722, प्लस माइनस हुए तो एक बच गया 22। ठीक है, अब फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास 22 822 की। लेकिन अभी देखें, यहाँ 21 के साथ 822 है, मतलब अभी क्लियर वैल्यू नहीं है। तो जहाँ ये 22 था मैंने उसकी जगह क्या लगाया 3, और 3 2 क्या हो जाएगा, ये देखें -2 और 3 22 की जगह आ गया, 3 2 क्या हो जाएगा -6। अब हमारा एक फाइनल जो फार्मूला था कोऑर्डिनेट चेंज करने का, वो ये था कि A11 12 21 22। 11 की जगह हमने लगा दिया जो हमारी वैल्यू आई थी, 11 की जगह हमने लगाया -15, 12 की जगह लगाया हमने 7। अब आगे आया 21 की जगह हमने लगाया -6 और 22 की जगह हमने लगा दिया 3। सो यहाँ तक क्वेश्चन ये जो था लॉन्ग क्वेश्चन था आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चलिए, लेक्चर नंबर 29 से लेके 34 तक आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, जिसमें फ़र्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन में कह रहा है आपको दिए हुए हैं वेक्टर स्पेस दी हुई है, जैसे कि में आपके पास जो है वो इक्वेशंस टाइप्स के वेक्टर्स हैं, आपने इनको सॉल्व करने हैं और जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करके मुझे देंगे F2D। ठीक है, मैट्रिक्स जिसका कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने x बेस बताना है D के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें पहले ये वैल्यूज लगाएंगे F1 F2 की और 3 की, लगाने के बाद वो एक D बेस का आप मुझे मैट्रिक्स बना कर देंगे। तो हम अपने पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, ए पार्ट की तरफ। आप देखेंगे कि आपके पास F1, तो हमने देखा आपके पास एक फाइनल वो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का। ठीक है, आपके पास 3 है वेक्टर स्पेस, जैसे F1 F2 और F3। हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3 कॉलम्स और 3 रोज़ का बनेगा, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। हमने पहले की जो लिखनी है, पहली रो लिखनी है, पहला कॉलम लिखेंगे वो है जैसे F1 है ना, तो इसमें हम लिखेंगे 3 -2 1। ठीक है, तो इसकी आपने कॉलम की शेप में लिखना है, इसको रो की शेप में नहीं लिखना। 3 -2 1।
अब F2 है तो F2 का क्या है, इसमें जो D1 नहीं है तो मतलब उसकी जगह आप 0 लगाएंगे। 2 है, 2 और 3 आप लिखेंगे 0, 2 और 3। अब उससे आगे आ जाता है अगला कि F3। अब कह रहा है इसमें D1 है लेकिन 3 है, 2 नहीं है, तो 2 की जगह आप क्या लिखेंगे 0, -3, 0 और 2, -3, 0 और 2। आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया है F2D का, ठीक है। अब उसे अगला सेकंड पार्ट उसने दिया है, कह रहा है आप इसके अंदर ये तीनों के वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1, 2 और 3 की, ठीक है। पुट करने के बाद आपके पास एक F मैट्रिक्स आ जाएगा और उसको D की बेस पे आपने एक मैट्रिक्स बना कर देना है मुझे। मैंने जहाँ F1 था उसकी जगह उसकी वैल्यूज़ लिखी जो उसने आपको क्वेश्चन में गिवन दी हुई हैं। 2 की जगह भी वही लिखी, वैल्यूज़ लिखी, और 3 की जगह भी वही लिखी। अब ये 2 जो है वो बाहर लिखा, -3 जो है वो भी बाहर लिखा, +2 जो है वो भी बाहर लिखा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, 3 2 ज़ा 6, -4, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ 1 है तो 2 1 ज़ा 2, -3 है तो 3 2 ज़ा -6, 3 3 ज़ा -9, और आपके पास जो है आगे आ जाते हैं प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 D1, 2 2 ज़ा 4 D3, ठीक है। अब आप देखें पहले D1 की अलग कर लेते हैं, यहाँ D1 है और इसके अलावा यहाँ D1 है, दोनों को मैंने अलग कर दिया। फिर D2 की वैल्यूज़ को अलग किया, फिर D3 की वैल्यूज़ को जो है वो अलग किया है। अब तीनों को मैंने अलग करके इसलिए लिखा ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि मैं किस तरह माइनस करने लगी हूँ। D1 था तो 6 में से 6 निकालेंगे 0। अब D2 था तो 4 और 6 -10 हो गए। अब D3 अब 9 में से 2 निकालोगे तो बाकी बच गया -7। अब -7 में 4 और ऐड कर लो तो प्लस माइनस माइनस, और इन दोनों को माइनस करोगे तो -3 आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमारा -3 D3 आ जाएगा। अब कह रहा है इसी का आपने D की बेस पे, अब देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन है वो D की बेस पे है, मतलब तीनों वेरिएबल D हैं, तो आप एक उसको मैट्रिक्स बना के देंगे, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। आपने ये याद रखना है जब भी कोऑर्डिनेट वेक्टर बनता है वो कॉलम बेस में बनता है, रो बेस में नहीं बनेगा वो। आप देखिए यहाँ पहले आपके पास D1 जो है वो 0 है, अगला -10 और आगे आ जाता है -3। तो हमने D की बेस पे उसको एक कॉलम वेक्टर जो है वो फाइंड कर दिया है, कोऑर्डिनेट वेक्टर मतलब फाइंड कर दिया है। उससे सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस फाइंड करने का एक फार्मूला है, अगर यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैंने यहाँ लिख देती हूँ AK = C1 Y1 K + C2 Y2 K, ठीक है। ये फार्मूला है। तो आप देखिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है लेकिन उसमें आपको नहीं पता Y1 क्या है Y2 क्या है, तो सबसे पहले आप Y1 और Y2 फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले इसी क्वेश्चन को देखें ध्यान से। आपके पास है 8 y k + 2 - 10 y k + 1 और +3। यहाँ हम पहले लेट कर लेते हैं ये वाली चीज़, मतलब y k + 2 को लेट किया y2 के, ठीक है, y² के, और k + 1 को y k + 1 को हमने लेट किया y के। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहाँ था ये वाली चीज़ हमने लिख लिया y², जहाँ ये वाली चीज़ थी हमने लिखा y। अभी ये हमने लेट किया है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी a² + bx + c जो हमारे पास कांस्टेंट होता है = 0। तो यहाँ देखें y² है तो y² साथ वाली a वाली हुई, तो a = हो गया 8 के bx, ठीक है, मतलब यहाँ है y है वेरिएबल लगा हुआ, तो आप लिखेंगे कि जो b है वो इक्वल है -10 के और कांस्टेंट c जो इक्वल है वो 3 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं y = -b ± √b² - ac 2a। मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। जहाँ b था उसकी वैल्यू थी -10, अब b² की वैल्यू है -10 और स्क्वायर लगा दिया 4। अब a की जगह लगाया 8 और c की जगह जो है वो 3 लगाया।
2a की जगह फिर से 8 लगा दिया। ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 100, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब इनको माइनस किया तो आंसर आया हमारे पास 4। अब 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब इसके दरमियान में है प्लस माइनस, हमने इसी y को मतलब 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक दफ़ा प्लस लगा के और एक दफ़ा माइनस लगाएंगे। जब आप प्लस लगाएंगे तो आप समझेंगे वो y1 है, जब आप माइनस लगाएंगे तो वो है y2, ठीक है। अब दोनों को प्लस किया तो आ गया 12/16, ये दोनों प्लस माइनस होंगे तो 8/16। कटिंग कर ली क्या हम देखेंगे कि 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16, 3/4। अब 4 4 ज़ा 16 और आप ये वैसे भी लगा सकते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब 1/2 आ गया हमारे पास। कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग y1 की जगह हमने लगा दिया 3/4 ठीक है, और इसके ऊपर जो आपके पास एक वो पावर थी वो k। अब 2 की जगह 1/2 और इसकी पावर लगा दी k। अब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कह रहा है C1 और C2 वो हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन बेस ऑफ सेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारा बेसिकली क्या है 3/4 और 1/2। समझ आ गई होगी यहाँ तक। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा सारे स्टूडेंट्स। मुझे लगता है ये वाला लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तीसरा जो पार्ट है वो भी जल्दी ही इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। थी उसका ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके स्टार्ट और लास्ट वाले लेक्चर्स को ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आपका मोस्टली पेपर होता है या तो वो स्टार्ट से आता है या वो लास्ट से आता है। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स का पेपर एक जैसा होता है। किसी की थोड़ी सी गुड लक ख़राब हो तो वो मिड से थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट और लास्ट अच्छे से किया हुआ है तो पेपर फिर भी आपका बहुत अच्छे से हो जाता है, चाहे वो मिड से भी आए। थोड़ा बहुत आता है लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि आपका ओवरऑल मतलब सारे के सारे लेक्चर अच्छे से कवर हो जाए, आपको किसी मतलब लेक्चर में मसला ना हो, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर लो। इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट नहीं बताया, ये नहीं बताया कि ये वाले कर लें तो आप शॉर्ट टाइम में पास हो जाएंगे। मैंने थॉरली सारे करवाए हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब इसी के साथ जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करूं तो वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। इसी के साथ जो हम टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 35 है। अब लेक्चर नंबर 35 से लेकर 45 तक जो है आपके MCQs नहीं हैं, जस्ट आपके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको साथ साथ बता दूँगी कि इनमें से शॉर्ट कौन से हैं, लॉन्ग कौन से। तो अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी डोमिनेंट आइगन पेयर। आपने फाइंड करना है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो कंबाइन होते हैं, लेकिन आपने एक मेथड यूज़ करना है पावर मेथड, ठीक है। उससे पहले आप देख लें कि पावर मेथड क्या होता है। कहते हैं पावर मेथड का एक मेन फार्मूला जो है, पावर मेथड कहते हैं हमने पावर मेथड में एक फाइंड करते हैं बेसिक इटरेशंस जो है वो हम फाइंड करते हैं। कहते हैं या तो वो आपको फर्स्ट दे देगा, कहेगा तो आपको सेकंड फाइंड करके बताएं या थर्ड फाइंड करके बताएं। तो आपने ये याद रखना है, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो आपने इसकी नेक्स्ट वाली एक फाइंड करनी है। अगर ये लॉन्ग आया है तो आपने इसकी 2 या 3 जो है वो आपने फाइंड करके उसको ज़रूर देनी है, ताकि जो वो आपको फुल मार्क्स दे सके। अगर ये शॉर्ट में आता है तो एक वो आपको गिवन देगी, एक आपने फाइंड करके उसे दे देनी है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, वो ना हो कि आप शॉर्ट सॉल्व करने बैठ जाएँ और लॉन्ग आपका रह जाए। अब पावर मेथड क्या होता है, आपको फर्स्ट इटरेशन उसने दे दी होती है, कहता है आप इसकी सेकंड फाइंड करें। तो सेकंड फाइंड करने के लिए आपका फार्मूला होता है AX1, ठीक है। अब A तो आपके पास गिवन होता है, पहले आप X1 की वैल्यू निकालते हो, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके तो फिर आपका जो नेक्स्ट इटरेशन आती है।
अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्या उसमें भी ऐसा ही है कुछ। तो कहते हैं जैसे आपको उसने दे दिया हुआ है ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, एक्स नॉट भी दिया है, तो कह रहा है आप इसकी जो है पावर मेथड को यूज़ करके मुझे एक डोमिनेंट आइगन पेयर फाइंड करके दें। तो आप के जहन में एक चीज़ होगी कि आपने अगर ये शॉर्ट में है तो 2 इटरेशन फाइंड करेंगे, अगर ये लॉन्ग में है तो 3 या 4 करेंगे। तो मैंने आपको बताया था फार्मूला इसका क्या होता है, ए एक्स नॉट, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो। आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाया, लेकिन इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे, सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4 और 1 0 ज़ा 0 ऐड हो गया, फिर 1 सेकंड रो ली 1 1 ज़ा 1 और 3 0 ज़ा 0, 1 प्लस 0 आ गया। अब इन दोनों का ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 4/1। अब कह रहा है आपको मैंने कहा था अगर आपने इसकी नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करनी है, मतलब आपकी फ़र्स्ट वाली आ गई ए एक्स नॉट, अब आपने एक और उसको फाइंड करके देनी है ए एक्स वन। अब x1 आप निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है 1/u0 ए एक्स नॉट, ठीक है। अब ये u0 कैसे आपको पता चलेगा, कहता है ये जो लास्ट इटरेशन आती है आपके पास, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही आपके पास जो होती है वो u0 होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आपकी हाईएस्ट वैल्यू एक 1 थी और एक 4 थी, मतलब हाईएस्ट वैल्यू 4 हुई, तो आपके पास u0 क्या हो गया, 4 हो गया। आपने x1 के फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे, u0 की जगह 4 आ गया, ए एक्स नॉट की जगह आप लगा लेंगे 4 और 1, दोनों के ऊपर डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1, इसके ऊपर नीचे भी डिवाइड किया, इसके नीचे भी, ये कटिंग हो गई, यहाँ आ गया 1, ये आ जाएंगे 1/4। अब एक और चीज़ आ जाती है, अब हमने फाइंड करना था ए x1, ठीक है। अब x1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब a जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने a की जगह गिवन मैट्रिक्स लिखा, x1 की जगह ये वाला कॉलम मैट्रिक्स लिखा। अब फिर से हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो लेंगे, उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो ली, फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद हमने इनका एलसीएम लिया तो इसके नीचे नहीं था, तो ये 4 4 ज़ा 16 हो गया +1, क्योंकि इसके नीचे 4 था। अब आगे आ जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर एलसीएम लोगे तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये से मल्टीप्लाई होके 4 1 ज़ा 4 हो गया, इधर आ गया था 3 + 3 ऐड हो गया, ऊपर वालियों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70/4, नीचे वाले को ऐड किया तो आ गया 7/4। आप यहाँ तक भी करेंगे तो क्वेश्चन ठीक है, अगर आप इसे पॉइंट में भी लिख लेते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर ले। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपको कि आपने नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करनी है पावर मेथड से, जबकि एक आपके पास गिवन है, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए कि आपके पास ए एक्स नॉट है, आप फाइंड नेक्स्ट करने वाले हैं, तो मतलब ए x1 फाइंड करने वाले हैं। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें से देख लो हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है, x1 निकालने के लिए हमें u0 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ए एक्स नॉट की वैल्यू तो गिवन है। अब कह रहा है u0 निकालने के लिए हाईएस्ट पावर देखूंगी तो हाईएस्ट पावर 2 थी, तो मैंने कह दिया कि u0 इधर क्या है, 2 है, 1/2 लिख लिया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था। आगे ये वाला मैट्रिक्स लिखा, मैंने इसको दोनों के ऊपर डिवाइड किया, मेरा आंसर ये फाइनल मैट्रिक्स आ गया, काला मैट्रिक्स। अब मेरे पास x1 आ गया है, मैंने इसी को अब एक गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके साथ x1 को दूंगी तो मेरी नेक्स्ट इटरेशन जो है वो फाइंड हो जाएगी। इसकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। अब उससे आगे आ जाता है फिर वही क्वेश्चन उसी तरह का, कह रहे हैं आप इसकी भी नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करके दें, लेकिन आप फिर से वही मेथड यूज़ करेंगे, पावर मेथड। अब बहुत से बच्चों को ये मसला होगा कि नहीं समझ आ रही कि जैसे हमें नहीं पता कि u0 क्या है, तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है। बेसिकली वैसे तो कॉमन सेंस भी है कि आप 3 है, 8 है, 8 जो है वो हमारे हाईएस्ट है, तो मतलब हम कह सकते हैं ये हमारे पास u0 है। अगर फिर भी आप चाहते हैं आप इसे डीपली सॉल्व करके उसे बताएंगे इसमें u0 क्या है, तो आप ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूले का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले मेंबर्स का भी स्क्वायर लिया, सेकंड वाले का भी स्क्वायर लिया और होल का अंडर रूट लिया,
इसका स्क्वायर लिया 9 आ गया, इसका लिया तो 64 आया और अंडर रूट आ गया, हमारे पास दोनों का ऐड किया 73 आया। अब हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट लिया तो हमारा आंसर आ गया 8.54। आप देखें 8 आ रहा है, तो आप देखें हाईएस्ट इटरेशन क्या हुई हमारी 8 हो गई। अब फिर वही क्वेश्चन था आपके पास, अगर उसने AX1 दिया हुआ है तो नेक्स्ट फाइंड करनी है आपने AX2, ठीक है। तो अब आपको चाहिए पहले X2 फाइंड करने के लिए, X2 फाइंड करने के लिए मतलब आपको U1 दिया होगा इधर, ठीक है। मतलब इधर अगर X1 है तो हमें ये वाला U1 है हमारे पास। फिर वही 8 इसकी जगह लगा लिया, ये जो आपके पास गिवन था उसकी जगह उसका एक कॉलम मैट्रिक्स लगाया, इसको दोनों के ऊपर डिवाइड किया, मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया है। मैंने कहा था यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी लिख लें तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब इन दोनों में से देखेंगे कि आप अच्छा X2 की आ गई सॉरी, तो हम इसको A के साथ जो है वो अब मल्टीप्लाई करेंगे। A के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, फर्स्ट रो ली, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो ली, फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। मतलब उसने कहा था कि मुझे एक नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करके दो, तो मैंने उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब उससे आगे आ जाता है, कह रहा है आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, आपने बताना है कि वो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम है या नहीं है। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आपको उसने दिया है, आप लेट कर लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है U, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोज उसका लेते हैं और उसी को एक अपने U मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप कहेंगे वो ऑर्थोनॉर्मल है, अगर नहीं आता तो आप कहेंगे वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखिए फार्मूला वही आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, अब पहली बात कि हम U का ट्रांसपोज लेंगे। U का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि आपने अपने फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज करना होता है, सेकंड कॉलम को भी आपने रो में चेंज करना होता है। तो ये कॉलम है हमारे पास, ठीक है। इसको जब मैंने रो में चेंज किया तो ये आ गया 1/√3 1/√3 मतलब ये रो बन गई है। ये कॉलम था पहले, इसको मैंने रो बना दिया, मतलब ट्रांसपोज़ा हो गया मेरा। इस कॉलम को भी मैंने रो बना दिया तो मेरा ट्रांसपोज आ गया। अब कह रहा है इसी को हमने जो ट्रांसपोज आएगा उसको U के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे, फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पकड़ा, उसके फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, लिख दिया मैंने इधर, फिर प्लस, फिर इसको पकड़ा और सेकंड वाले के साथ किया, ये भी आ गया, फिर प्लस लगाया, फिर से मैंने इसके थर्ड वाले नंबर को पकड़ा और उसके थर्ड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। मैंने इसको ओपनली लिख दिया है ताकि आप जब मल्टीप्लाई करें तो इसमें आपको कोई मसला ना आए। इसी तरह सेकंड रो को लिया, आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, वो मैंने नीचे लिख दिया। फिर से आपने फर्स्ट रो को लिया, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को लिया, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इधर लिख दिया। अब आगे आ जाते हैं, ये देखिए दोनों सेम हैं, तो मतलब आ जाएगी 3 की 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम उसी तरह, ये भी सेम उसी तरह। इसको 0 के साथ दोगे तो 0, ये इसको दोगे तो आ जाएगा अंडर रूट के नीचे 3 और 2, इसको दोगे तो इसके नीचे भी 3 और 2 आ जाएगा, ये यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। सेम जैसे इसे करेंगे वैसे ही सेम इसी तरह है, 3 और 2, 2 और 3, 3 और 2, 2 और 3, मैंने एक जो है वो स्क्वायर रूट के नीचे से लिख दिया। अब उससे आगे आ जाता है, कहते हैं यहाँ 0 आ गया था, इन दोनों को करोगे तो 2 हो जाएंगे, 2 की 2 पावर आ जाएगी, दोनों अंडर रूट के साथ कट जाएंगे, इसको भी देंगे तो फिर 2 की पावर 2 आ जाएगी, ये भी अंडर रूट से कट जाएंगे। अब उससे आगे आ जाते हैं, कहता है जब कैंसलेशन के बाद 1/3 रह गया, यहाँ भी 1/3 रह गया, यहाँ भी 1/3 रह गया, इन दोनों को दिया तो एक ये माइनस 1/√3 6 आ गया, ये प्लस वाला, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ भी ऐसा हुआ, एक माइनस का था एक प्लस का था, ये भी कैंसिल हो गया। अब उससे आगे आ जाता है, जैसे ये तो कैंसिल हो गए थे ना इसके साथ, मतलब 1/2 बच रहा था, यहाँ भी 1/2 बच रहा था। अब आप क्या करेंगे कि आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 और ऊपर वाली चीज़ जो है वो सारी ऐड हो जाएगी। ये 0 था, ये भी 0 है, ये भी। अब यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर वाली चीज़ ऐड हो जाएगी। इनको ऐड करोगे तो 3/3, इनको ऐड करोगे तो 2/2, ये दोनों कैंसिल हो के तो आपका आंसर आ जाएगा 1।
यहाँ ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब हमारे पास एक फाइनल जो मैट्रिक्स आ रहा है, आप देखें वो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जिसने हमें गिवन दिया है वो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम है। हमारा जो पेज नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 3 पे चल रहे हैं। पेज नंबर 3 में वो कह रहा है आपको अगर 2 वेक्टर्स दिए गए हों तो आपने उसमें बताना है कि वो ऑर्थोनॉर्मल हैं या नहीं हैं। तो बेसिक एक कंसेप्ट हम लोग याद रख के आए थे कि ऑर्थोनॉर्मल में हमने किसी भी कोई 2 वेक्टर आ जाए या 3 वेक्टर आ जाए तो आप लोगों ने उसका एक डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आंसर हमारा 0 आ जाता है तो हम कहेंगे वो प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, अब इसी को देख लेते हैं। ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल ये दोनों एक ही चीज़ है। अब इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर हमारे पास x और y और z दिया हुआ है तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नहीं करना आप लोगों ने। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से देखना है। इसको फर्स्ट के साथ देंगे तो 2 7 ज़ा 14 -14। अब फिर आप लगाएंगे प्लस। अब दूसरे को दूसरे के साथ -3 और -2 क्या हो जाएंगे, हमारे पास 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 1 ज़ा 4 और फिर आपने प्लस लगाया, फिर लिखा 1 4 ज़ा 4। अब इन सबको ऐड करने प्लस माइनस करने से अब इनको ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 14 और ये -14 पहले था। दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ गया 0। तो आप कह सकते हैं कि जो y और z जो है वो ऑर्थोगोनल है। अब एक और चीज़ आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप डिस्टेंस फाइंड करके बताएं। अब डिस्टेंस फाइंड करने का भी एक फार्मूला है हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल उसने हमें दिया है x और y, ठीक है, कह रहा है x और y में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो x y डबल मॉड लाइन और उसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये इक्वल होता है फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, डबल मॉड लाइंस को मैंने सिंगल मॉड लाइंस के साथ किया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो आपने क्या किया, फर्स्ट वाला लिया। अगर आपने फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो 7 माइनस, दरम्यान में माइनस लगाएंगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस और y की जगह -1। अब दूसरा जगह -3 और माइनस दरम्यान में ये वाला और -2। अब इनको ये दोनों प्लस हो गए आपस में तो ये 8 हो जाएगा। ये माइनस प्लस 3 में से 2 निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1। अब इसका स्क्वायर लोगे फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले का लिया तो 64 आ गया, सेकंड वाले का लिया तो आपके पास 1 आ गया। दोनों का ऐड करोगे तो वो 65 हो जाएगा। अब उससे आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है अगर आपको इस तरह नहीं देता, वो कह रहा है आपको 2 वेक्टर दे और कहे कि आप इसमें u डॉट v फाइंड करके बताओ या u का डबल मॉड फाइंड करके दो और या v के डबल मोड जो है वो फाइंड करके बताओ या u प्लस v का डबल मोड जो है वो फाइंड करके बताओ। तो मैंने इसको 1 बाय 1 सॉल्व किया है। अभी मैंने डॉट लेना आपको सिखाया है कि डॉट कैसे लेते हैं, मतलब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है, और फिर प्लस लगाएंगे सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ और फिर प्लस लगाएंगे थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 6 20 और -14, इनको प्लस माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 12, मतलब u डॉट v हो गया आपके पास। अब ये जो डबल मॉड है आपने इसको याद रखना है, वो था आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर आपको वैसे जनरली आ जाता है डबल मॉड तो आप उसको लिखते हो u डॉट u, मतलब दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो u का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डबल मॉड आ जाएगा। अब ये और चीज़ है, ये और चीज़ है, आपने इन दोनों में जो डिफरेंस है वो याद रखना है, क्योंकि अगर आप डबल माइंडेड हो जाएंगे तो फिर दोनों को एक तरीके से करेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपने u डॉट u जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसको भी मैंने यहाँ से डिटेल से सॉल्व किया हुआ है। प्रैक्टिस जब करेंगे उसका आंसर ज़रूर चेक कीजिएगा। v डॉट v, अगर आपने v स्क्वायर लेना है तो v डॉट v लेंगे, ठीक है, उसका भी मैंने डिटेल से सॉल्व किया है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आ जाते हैं u प्लस v, मतलब मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस वाला फार्मूला और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है कि आपके पास u प्लस u जो है वो 2 टाइम्स है और दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
आपने पहले u और v को प्लस करना है और एक वेक्टर बना लेना है। अब जो वेक्टर बनेंगे उन 2 टाइम्स लिखने के बाद आप लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा था 131 आ रहा था। आपने भी चेक कर लेना है कि आपका भी आंसर यही आता है। अब उससे अगले पेज पे चल रहे हैं, पेज नंबर 4। पेजेस का भी ध्यान रखना है और साथ क्वेश्चंस का भी। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि बच्चे जो है वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो बच्चे जब समझाते हुए हाथ आगे पीछे आ जाते हैं, फिर आप इशू बनाते हैं मैम आपके हाथ जो है ना वो बहुत आगे आते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, क्या फ़ायदा जब आपको समझ ही ना आएगी। अब उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, कह रहा है आपने इसका पार्ट नंबर 1 जो फाइंड करना है वो है v.u और ओवर v.v। अब u.v जो है उसको आपने सॉल्व कर लेना है खुद। उसका मेरा आंसर आया था 6 और v.v और उसका आंसर आया था 25। मैंने इनको ओवर की फॉर्म में लिखा, लेकिन आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसका एक वेक्टर बनाना चाहें। अब अगर आ जाते हैं v, तो इसका भी मतलब है डबल मोड आ जाए तो इसका भी मतलब वही होता है कि आपके पास जो है w 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स जो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका मेरा फाइनल आंसर आ गया 36। आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब एक और चीज़ जो है ना न्यू आगे है क्वेश्चन में कि आपने ये चीज़ तो अभी प्रीवियस की है, लेकिन इसके साथ v को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब एक जो है चीज़ देख लें कि u.v लिया आपने, इसको इसके साथ दिया तो आ गया -6, इसको इसके साथ दिया तो 12, दोनों को प्लस माइनस क्या आंसर आ गया 6। दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर से, 4 2 2 ज़ा 4 और दोनों प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये आ गया 13। अब कहते हैं मैंने लिख लिया कि इसकी जगह 6/13 और ये एक वेक्टर है हमारे पास 3/2 का। आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे मैंने जाके देखा बहुत से क्वेश्चंस को वो यहाँ तक ही सॉल्व करता है, इससे आगे सॉल्व नहीं करता। तो आपने ये वाली चीज़ जो है ना आगे से सॉल्व नहीं करनी, इसको यहाँ तक ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि अगर आपके पास 4 जो है वो आपको दे देता है वेक्टर्स, आपको कहता है एक वेक्टर के बेस पे आपने इसको सॉल्व करना है, बताना है ये ऑर्थोगोनल बेस है या नहीं है। मतलब बेसिक आपने एक वेक्टर बना के देना है उसको, लेकिन उसकी टर्म्स है कि वो ऑर्थोगोनल की बेस पे आप बनाएंगे। तो आपके पास एक फार्मूला आ जाता है ये वाला, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फाइंड करेंगे v.u1, ठीक है। v.u1 जो है वो मैंने इसको सॉल्व किया है तो मेरा आंसर आया है 15। अब अगला हमारा क्वेश्चन मतलब अगला पार्ट हम सॉल्व करेंगे u.v2 को मैंने सॉल्व किया तो अब मेरा फाइनल आंसर आया था -2। फिर मैंने अगला जो वो पार्ट है वो है v.u3, दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 11। फिर आगे आ जाता है ओवर की फॉर्म में जो थे कि फिर हमारा u2 का मैंने प्रोडक्ट लिया, फिर u1 का प्रोडक्ट लिया, u3 का लिया जो हमारे ओवर की फॉर्म में थे, ठीक है। मैं सबका प्रोडक्ट लेने के बाद अब 1 बाय 1 यहाँ देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो मैंने इसको अलग से पहले डिवाइड कर लिया है। तो मेरा इसका आंसर जो था वो 15 आया, इसका भी आंसर 15 आया, दोनों आपस में कट हो गया, आंसर आ गया 1। अब फिर मैंने इसको लिखा, इसका आंसर आया था -2 और इसका आंसर जो आया था वो था 11, तो आ जाएगा -2/11 क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रही। अब इससे आगे आ जाते हैं ये वाले पोर्शन पे, तो हमारे पास इसका आंसर जो था वो आया था हमारे पास फिर से 11, ठीक है। और इसका लास्ट वाले का आंसर था हमारे पास 40। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह लिख लिया 1, इसकी जगह जो ये वाले हिस्से की जगह जो ये आया था मैंने लिखा -2/11। अब लास्ट पोर्शन की जगह +11/14। अब इसके साथ जैसे u1 लिखा है, u2 लिखा है, u3 लिखा है, तो मैंने इसके साथ इसके वेक्टर्स को लिख दिया है। क्वेश्चन यहाँ तक ही सॉल्व करना है, इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको आगे वाली चीज़ कैंसिल करवा दी थी क्योंकि आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सिर्फ यहाँ तक होंगे।
उससे आगे आ जाते हैं, कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ आपको सेट्स देता हूँ, सेट को आपने सॉल्व करना है, बताना ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो आपको मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि आप इनका प्रोडक्ट लेंगे। जैसे 3 सेट है तो पहले का दूसरे के साथ प्रोडक्ट लिया, पहले का दूसरे के साथ लेंगे तो मेरा आंसर आ गया था 0। फिर मैंने क्या किया, पहले का ही तीसरे के साथ मतलब U1 और U3 का प्रोडक्ट लिया, ठीक है, तो मेरा फिर से आंसर क्या आया 0। अब U2 और U3 का प्रोडक्ट लिया मैंने, तो लास्ट पे फिर से आंसर 3 आ गया। तो मतलब अगर हमारे पास 3 सेट है, मैंने 3 टाइम्स जो हैं वो सेट बना के मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर 0 आ गया है, तो मैं कहूँगी ये हमारे ऑर्थोगोनल सेट हैं, मतलब इस चीज़ को ये लाई करते हैं। उससे आगे आ जाते हैं, कह रहा है कि आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, जबकि आपके पास एक जो लाइन दी हुई है और वो लाइन किससे पास थ्रू कर रही है वो भी दिया हुआ है। अब एक चीज़ आ जाती है, ये वाला पोर्शन आपके पास y होगा और ये वाली चीज़ जो है वो u होगी, ठीक है। फार्मूला मेन जो है वो है एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, और इसी के साथ जो है यूनिट वेक्टर का फार्मूला नहीं है बल्कि ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का है, जिसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो हमने इसका यूनिट फाइंड करना होता है और दूसरा उसी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है। मतलब मेन फार्मूले हमारे 2 हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए y डॉट यू को मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर है -14, और इसी के ओवर के फॉर्म में u डॉट यू भी चाहिए, तो उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 29। अब कह रहा है मैंने क्या किया, u डॉट यू की जगह लगाऊंगी, u डॉट यू की जगह लगाया 14 और v डॉट v की जगह लगाया 29, और इस u की जगह मैंने अपना एक वेक्टर पुट कर दिया। अब इसको मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ गया -28/29, और इसको किया 70/29। अब हमने कहा था हमने इसके साथ मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये चीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो अभी निकाली है u का यूनिट वेक्टर। अब -u इसमें से करेंगे, ये जो लास्ट पे आया है वो एक यूनिट वेक्टर आया था, उसमें से u को माइनस किया जो हमें उसने गिवन दिया हुआ है। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद मैंने इनका एलसीएम लिया, सो उसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया -115/29 -46/29। अब कह रहा है आपको उसने डबल मोड दिया हुआ है, मतलब आप इसका लेंगे अंडर और दोनों का स्क्वायर के साथ जो है उसको ऐड करेंगे। मैंने इसका भी लिया, इस चीज़ का भी स्क्वायर लिया। अब क्या किया, मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो है उसको मज़ीद सॉल्व किया, जो है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर ये आया था। अब इनका जो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए मैंने फिर से इसका स्क्वायर रूट लिया, इस पूरी रकम का जो फाइनल आंसर था वो था 4.27। अब उससे आगे आ जाते हैं, फिर सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ऊपर किया है। आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से कर लेनी है। इसका भी मेन फार्मूला यही है पहले, ठीक है। कह रहा है आपने इसमें से डिस्टेंस फाइंड करना है। अब फिर से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला आ गया। डिस्टेंस फाइंड करने का मैंने अलग से बताया था आपको, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। अभी ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारे मेथड को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे ये कमेंट्स में बताना है कि क्या जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उनके आंसर भी सेम इसी तरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वो कह रहा है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, जबकि स्पैन में वो लाई कर रहा है हमारा एक सेट और जो वो लीनियर कम्बिनेशन बनाएगा। अभी हमने ऑर्थोगोनल बेस पे हमने एक वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला करवाया था, मेरे ख्याल में आपको याद होगा। सेम इसी तरह का फार्मूला था जिसमें हमने अपनी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लिया था, प्रोडक्ट लेने के बाद अपनी वैल्यूज़ को इसके फार्मूले के अंदर पुट किया था और लास्ट पे आंसर लेके आए थे। सेम आपने इसी तरह लेना है, अलग अलग प्रोडक्ट लेना है। हर एक चीज़ का प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने सबसे पहले u और y और u1 का लिया, ठीक है, आंसर आया -30। फिर u1 और u1 का लिया, फिर उसका आंसर आया 14। अब ये वाली चीज़ को मैंने लिख दिया y डॉट u1, उसका आंसर आया था -30/14।
14 आ जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास एक u1 है, तो उसके जगह मैंने उसका एक वेक्टर लिख दिया, कॉलम मैट्रिक्स लिख दिया। अब उसको देख लें, मैंने इसको इन तीनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, फाइनल एक हमारे पास वेक्टर बन जाता है। अब ये वाली चीज़ तो हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम करेंगे ये वाली चीज़ को सॉल्व। ये वाली चीज़ को सॉल्व करने के लिए y.u2 और का प्रोडक्ट लेंगे सबसे पहले, फिर u2.u2 का प्रोडक्ट लिया, फाइनल आंसर आ गया। फिर मैंने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट किया, ठीक है, और इस चीज़ को इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 64/69, 128/69 और 224/69। अब कहता है मैंने ये चीज़ें तो अलग अलग निकालनी हैं, लेकिन दोनों को ऐड भी करना है ताकि जो है ना फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मेरी वैल्यूज़ हैं और एक फाइनल वेक्टर जो है वो बन सके। मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है। मैंने फार्मूला फिर से लिखा है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये मैं कैसे ऐड कर रही हूँ। दोनों का ऐड किया, एलसीएम लिया इनका, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद मेरा एक फ़ाइनल जो वेक्टर है वो ये बना है। आपने भी ज़रूर चेक करना है कि आपका भी यही आ रहा है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें कह रहा है लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन जो है वो आप फाइंड करके देंगे, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन का फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है A∩A x = A∩B। सबसे पहले हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद मतलब 2 कॉलम से दोनों कॉलम्स हमारी रोज़ में चेंज हो गए, ठीक है। हमारे पास एक ट्रांसपोज आ गया। फिर उसको मैंने एक गिवन मैट्रिक्स जो A है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है मतलब फर्स्ट मैंने रो ली फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ ये वाली चीज़ लिखी। फिर सेकंड रो ली फर्स्ट कॉलम के साथ लिया, मल्टीप्लाई किया तो ये वाली रो ली, ये वाली जो है चीज़ लिख ली। अब फिर फर्स्ट वाली ली सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड वाली ली, फिर सेकंड वाली कॉलम के साथ, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब इनको ऐड करूँगी तो आ जाएगा 26, 18 और 13। अब इसी की राइट साइड को देखूँ तो कह रहा है A ट्रांसपोज को आपने B के साथ मल्टीप्लाई करना है। A ट्रांसपोज जो आपने यहाँ लिया इसको B वाला जो आपके पास गिवन है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने फर्स्ट रो ली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो ली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे एक फाइनल आ गया 13 और 11। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको पुट कर देती हूँ। अब एक और चीज़ आ जाती है, कह रहा है आपने बेसिक फाइंड करना है लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन, मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने x को जो है वो फाइंड करना है। आप देखिए यहाँ ये वाली चीज़ की पावर 1 है। अब यहाँ से उठा के साइड पे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपको पता है इन्वर्स कैसे लेते हैं हम, इन दोनों का ये जो मैट्रिक्स बना था ये वाला, अब आप इसका क्या लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे इन्वर्स फाइंड करने के लिए। डिटर्मिनेंट पहले एडजाइंट लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसका पहले डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने का पता है आपको कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में साइन जो है ना वो माइनस का लगाते हैं। तो मेरा डिटर्मिनेंट आ गया था 14। और एडजाइंट कैसे लेते हैं कि हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, मतलब अगर हम अपना एक मैट्रिक्स देखें इनकी जगह चेंज की तो ये 13 और 26 एक दूसरे की जगह जो है आ जाएंगे, मतलब 13 26 की जगह चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 26। इन दोनों के साइन चेंज किए, दोनों प्लस में थे तो माइनस में हो गए। अब मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करूँगी। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट जो डिवाइड हो रहा है और ये आ गया वो हमारा एडजाइंट। अब कह रहा है ये जो दोनों चीज़ें आ जाएंगी यहाँ तक, मतलब ये चीज़ सॉल्व हो गई। इसको आपने जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली चीज़ आई थी, ये वाली देखें, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें मैंने क्या लिया, ये हो गया इन्वर्स वाली चीज़ और ये हो गया हमारे पास A ट्रांसपोज B। तो मैंने फर्स्ट रो ली इस कॉलम के साथ दिया मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो ली इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास मल्टीप्लाई होने के बाद एक फाइनल मैट्रिक्स बन रहा है कॉलम मैट्रिक्स -29/9 और 52। अब ये वाली चीज़ दोनों के नीचे डिवाइड हो रही है। दोनों के नीचे डिवाइड करने के बाद मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब उससे आगे चलते हैं।
अच्छा, उससे आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आपने अप्लाई करना है ग्राम श्मिट प्रोसेस को और आपने बताना है वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करके कि वो ऑर्थोगोनल बेस पे हम जो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या यही वेक्टर फिर से दोबारा से आते हैं या नहीं आते। तो इस हमारे क्वेश्चन के 3 जो पार्ट्स हैं जिसमें हम 3 फार्मूले लगाएंगे। फर्स्ट वाला फार्मूला है कि U1 जो है वो V1 जो है वो U1 के इक्वल है और V2 इज इक्वल आएगा U2 माइनस U1 डॉट V1 ओवर V1 डॉट V1 और डॉट V1। अब कह रहा है सबसे पहले आप इसका ये वाला डॉट फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड करने के बाद आपका आंसर, मेरा आंसर आया 0 और V डॉट V को किया तो मेरा आंसर आया 1। अब कह रहा है इसी फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करूँगा क्योंकि हमारे पास U2 जो है वो अभी फ़िलहाल ये है। अब U2 वैसे ही मैंने लिख दिया माइनस, इसकी जगह 0 लिखा, इसका आंसर हमारा 0 आया था और नीचे वाले का आंसर 1 था। जब दोनों को डिवाइड किया फिर 0 हो गया, जब ये चीज़ 0 हुई तो उसने इसको भी 0 कर दिया, मतलब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा U2। ठीक है, U2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 0 1 0। अब हमारा एक तीसरा है, 3 वेक्टर्स थे इसके लिए हमने इसके 3 जो फार्मूले अप्लाई किए। तीसरे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो है प्रोडक्ट लेने का आंसर 0 आया, सेकंड जो है ये वाली चीज़ का प्रोडक्ट लेने का भी आंसर 0 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया मैंने तो ये भी हमारा 1 है क्योंकि इसका मैंने प्रीवियस ऊपर लिया हुआ है तो मैंने इसलिए इसको यहाँ नहीं प्रोडक्ट इसका लिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आए थे उनका आंसर मैंने लिखा, इसकी जगह मैंने U3 ही रहने दिया। ये 0 आया था ओवर 1 और ये V1 वैसे ही है, इसका भी 0 आया था ओवर 1 क्योंकि दूसरे का आंसर, ये वाली चीज़ का आंसर जो है वो 1 था। तो अब ये चीज़ 0 हो गई तो ये भी 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 ये भी 0, मतलब ये यहाँ तक क्वेश्चन जो है मतलब सॉल्व करने के साथ ख़त्म हो गया। यहाँ रह गया हमारे पास हमें सिर्फ U3। तो U3 का आंसर जो था वो क्या है, यहाँ ऊपर अगर गिवन देखें तो वो है 0 0 1, तो 0 0 0 1। हमने ये देखा कि ऑर्थोगोनल बेस पे जब भी हमने ग्राम श्मिट प्रोसेस लगाया तो हमारे आंसर वही आए जो उसने आपको गिवन दिए हुए थे। अब उससे आगे आ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपने स्पैम के अकॉर्डिंग, मतलब स्पैम के अकॉर्डिंग आपको एक सेट दिया जाएगा, आपने क्या करना है उसकी ऑर्थोगोनल बेस पे वेक्टर्स को फाइंड करना है। तो इसका भी सेम वही जो है फार्मूला है जो हमने ग्राम श्मिट प्रोसेस में किया है। आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना है। फार्मूला मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया है ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो जाए। उससे आगे आ जाते हैं। अच्छा, दोनों को सॉल्व करने के बाद 2 वेक्टर्स की वैल्यू आ गई थी हमारे पास। एक की वेक्टर की वैल्यू थी 6 0 -2 और दूसरे वेक्टर की थी -1 3 और -3। बेसिकली वही चीज़ उसने बोली थी कि आपने इसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड जो है करके देने हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारी MTS 501 की प्रिपरेशन का, जिसमें कह रहा है आपके पास एक सब स्पेस है R2 और स्पैम किया गया है, उसने किया है 4 और 6 के साथ। आप एक यूनिट वेक्टर फाइंड करके दें। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला जो था वो है हमारे पास, आपने क्या करना है उसका ओवर डिटर्मिनेंट, या आप समझ लीजिए जी का है, अगर यहाँ आप इसको कंसीडर करते हैं y तो इसका डिटर्मिनेंट और ऊपर आ जाएगा इसका वही मैट्रिक्स जो आपको उसने गिवन दिया हुआ है। ठीक है, आप गिवन मैट्रिक्स के ऊपर नीचे इसको डिवाइड करेंगे इसके डिटर्मिनेंट को तो एक फाइनल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि आपने इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए डिटर्मिनेंट लेने के डबल मोड स्क्वायर के साथ लिखेंगे आप। फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर, और दोनों का जब मैंने स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया तो 16, इसका लिया तो 6 का लिया तो 36 आ गया, दोनों को ऐड किया तो आ गया 52। अब कह रहा है अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आता है 52। अब इस 4 का जब मैं अंडर रूट ले लूं तो ये आ जाएगा 2, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, और 13 का अंडर रूट नहीं आता, कुछ पॉइंट्स में आता है तो इसका नहीं लिया। तो कहता है मैंने इस 52 की जगह अंडर रूट 52 की जगह लिख सकती हूँ 2 अंडर रूट 13।
अब कह रहा है ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है इसको हमने इन दोनों के नीचे जो है जाके डिवाइड किया। जब दोनों के साथ डिवाइड किया तो इसकी कटिंग हो गई, 2 आ जाएगा ऊपर। तो इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओवर √13, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 ओवर √13। हमारा एक यूनिट वेक्टर बी जो है वो फाइनल आ गया है। यहाँ तक MTH 501 की जो है प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को जो है अच्छे से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, आपने साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। और फाइनल यही था कि जिन बच्चों ने ये तीनों वीडियोस जो हैं देख ली हैं, हम एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आपके प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों ने वो उस टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। यहाँ वीडियोस देखने के बाद चैनल की बायो में लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ जाएं और जाके ग्रुप में मैसेज करें कि मैम हमें ना टेस्ट फाइल सेंड कर दें और मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे वो सॉल्व करके देनी है, जिससे आपका ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो प्रिपरेशन की है वाकई आप इस काबिल हैं कि जो अगर पेपर्स में क्वेश्चन इसी के रेलिवेंट आए तो उसको इजीली सॉल्व कर सकें। अगर आप किसी और बुक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उस सब्जेक्ट पे काम करके आपके लिए कम टाइम में बहुत अच्छी जो है वो उनकी प्रिपरेशन करवा सकूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।